Good morning. Today is 26 January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. तो देखिए, सबसे पहले तो आपको आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, आपको पता ही होगा, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को टोटल इंडिपेंडेंस के रूप में ये दिन बनाया गया था। स्पेक्ट्रम में आपने इसको पढ़ा ही होगा। तो उसके बाद से, आज़ादी के बाद से, यहाँ पर हर साल हम एक परेड का आयोजन करते हैं। शुरू में तो देखिए ये अलग अलग स्थानों पर होती थी ये परेड, और लेकिन 1955 के बाद से ये परेड अब होती है राजपथ पर। राजपथ, अगर आप लुटियन दिल्ली में गए होंगे तो ये प्रेसिडेंट निवास है। प्रेसिडेंट निवास के सामने, बिल्कुल सामने, ये सड़क जो जा रही है यहाँ पे इंडिया गेट है, तो इस बीच के रास्ते पर ये परेड होती है। और ये देखिए, ये पाकिस्तान की पिक्चर है। पाकिस्तान में यहाँ से पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था। और इस दिन की शुरुआत कैसे होती है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अमर ज्योति जवान, ये अमर ज्योति है इंडिया गेट के पास में, ये हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनकी याद में बनाई गई है। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो जवान हमारे लिए शहीद हुए, हमारे देश के लिए शहीद हुए। उसके बाद कार्यक्रम का स्टार्ट होता है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं बाद में सारे सेरेमनी की जो अध्यक्षता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो आई होप हम भी कुछ देश के लिए कर सकें। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स की। कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड है। पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कहाँ से होती है, डोनेशन कहाँ से आता है, ट्रांसपेरेंसी, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नीचे वाला आर्टिकल जो है, ब्रिटेन जो एग्जिट हुआ है यूरोपियन यूनियन से, उसके बारे में किस प्रकार से जो उनके अंदर के जो रिफॉर्म प्रोसेस जो चल रही है, किस प्रकार से वो ट्रिगर करेंगे आर्टिकल नंबर 50 जो है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो किस प्रकार से अलग होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ हमारे लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि इंडिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच का आर्टिकल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गोपाल कृष्ण गांधी हैं जो पहले में गवर्नर भी रहे हैं, ये इन्होंने आर्टिकल लिखा है नरेंद्र मोदी के बारे में। इन्होंने अपनी मन की बात कही है कि नरेंद्र मोदी चंचल हैं, चतुर हैं, होशियार हैं, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो यूपीएससी में कोई भी ऐसी टाइप की बातें काम नहीं आएंगी। आगे क्या है, आगे देखिए, ये ग्लोबल मार्च हुआ था ट्रंप के खिलाफ में। ग्लोबल मार्च जो हुआ था, तो इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वर्ल्ड मूवमेंट से रिलेटेड, या फिर रीजनल मूवमेंट्स तो नहीं कह सकते, वर्ल्ड मूवमेंट्स जो इंटरनेशनल मूवमेंट्स हैं उससे रिलेटेड हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। उसी प्रकार से जो नीचे का आर्टिकल है यहाँ पर, ये रशिया से रिलेटेड है। किस प्रकार से जो यूएसए है वो रशिया को क्यों दबा कर रखना चाहता है, और अब चाइना का जिस प्रकार से उभार हो रहा है, तो यूएस को अपनी पॉलिसी बदलने की आवश्यकता है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। जो ये आर्टिकल है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये ऐसे के लिए भी। और एक आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग का आर्टिकल है। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? It is said that transparency and integrity in political parties may solve many problems of our society. What steps we can take to bring reforms in functioning of political parties? तो ये आंसर आपको देना है, लेकिन वही बात है, सिर्फ इस टॉपिक तक सीमित मत रहना। यहाँ पे देखिए, एक कमेटी की रिपोर्ट आई, एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 69% जो फंड्स और कंट्रीब्यूशंस मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को वो एनोनिमस हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डिस्क्लोज ही नहीं किया कि उनको 69% वो फंड्स मिले कहाँ से। वो कैसा करते हैं, देखिए, एक रूल है इलेक्शन कमीशन का, आपको पता होगा, जो हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट, वो जो हमारा 1950 और 1951 में आए थे, उनमें अंकित है कि 20,000 से जो नीचे पैसे मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, इनके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है कि इनको ये पैसे कहां से मिले। और 20,000 से ऊपर जो इनको पैसे मिलते हैं चंदे के तौर पे, वो बताना पड़ेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज को वो कहां से मिले। लेकिन देखिए ये क्या करते हैं, अब इनको जो जैसे हमारी जैसे मिडिल क्लास लोग या फिर जो गरीब लोग, या फिर वो तो काफ़ी कम चंदा देते हैं, लेकिन इनको ज़्यादातर चंदा मिलता है, वो मिलता है कॉरपोरेट से। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, कॉरपोरेट से, जैसे टाटा, अंबानी, इनसे चंदा मिलता है इनको, बाद में जो इनकी पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए, वो इन पार्टीज को इतना चंदा देंगे तो वो वैसे नहीं देते, वो चंदा क्या करते हैं, ब्लैक मनी वाला चंदा देते हैं। तो इसीलिए ये सारा पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग आती है वो ब्लैक मनी का सारा खेल होता है। वो जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो इनको दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो ब्लैक मनी इनको दे रहे हैं, बाद में वही ब्लैक मनी को ये इस्तेमाल कर रहे हैं आगे जाके। तो इसीलिए ये दिखाते ही नहीं कि किन से हमें चंदा मिला है। तो इसीलिए सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसीलिए इस पूरी रिपोर्ट के बाद में एक ज़्यादा डिमांड आ गई है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए कि किस प्रकार से इनको डोनेशन मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब ये थोड़े फैक्ट्स दे रखे हैं, हम यूज कर सकें तो अपने आंसर्स में।
6 नेशनल पार्टीज और 51 जो रिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टीज हैं, उनके एक रिपोर्ट के अनुसार से इनको 11,367 करोड़ रुपए मिले, और उसमें से सिर्फ 1835 जो करोड़ थे वही इनको उन डोनर से मिले जिनका नाम डिस्क्लोज किया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं है, याद रख सको तो इंपॉर्टेंट है सब्सटेंस देने के लिए, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस बीजेपी का भी फैक्ट दिया है। कांग्रेस को 83% मिले, वो एनोनिमस मिले, अननोन। बीजेपी को 65% अननोन सोर्सेज से मिले पैसे। उसके बाद में आता है आरटीआई और पॉलिटिकल पार्टीज। आपको याद होगा सीआईसी ने एक जजमेंट दिया था। सीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में प्री के लिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सीआईसी के जो चीफ होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, उनको इलेक्ट कौन करता है सीआईसी के चीफ को, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए आगे ये है, सीआईसी के ऑर्डर ने साफ साफ कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी आरटीआई अपनानी चाहिए और आरटीआई के तहत में इनको आंसर्स देने चाहिए। क्योंकि देखिए ये एक तरह से गवर्नमेंट की जो टैक्स एग्जाम्पशंस का फायदा ये उठाते हैं। यहाँ पे देखिए टैक्स एग्जाम्पशन का फायदा उठाते हैं, ऊपर से लैंड अलॉटमेंट में भी इनको फ्री लैंड दिया जाता है इनका हेडक्वार्टर बनाने के लिए। पिछले दिनों बीजेपी को दिया था, कांग्रेस को पहले दिया गया था। और इसके अलावा इनको फ्री एयर टाइम मिलता है टेलीविजन पर। तो ये 3-4 रीजंस हैं कि ये गवर्नमेंट के बेनिफिट्स उठाते हैं, तो इनको आरटीआई के अंदर में आना चाहिए। लेकिन अभी तक इन्होंने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया है और जुडिशरी में अभी तक ये मामला लंबित है। उसके अलावा देखिए क्या इशू आता है, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी अगर आ गई, पॉलिटिकल पार्टीज ने सारे जो इनकी लिस्ट है वो पब्लिक डोमेन में ले आए कि कहां कहां से इनको डोनेशन मिला है, चाहे वो 20,000 से कम हो या फिर 20,000 से ज्यादा हो, तो ये पब्लिक स्क्रूटनी इस पर हो सकेगी और जनता देख सकेगी कि कौन कौन इसको पैसा दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा। क्योंकि देखिए बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये फार रीचिंग डिसीजन लेते हैं, यानी एक बार सत्ता में चुने के जाने के बाद में गवर्नमेंट बनती है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो वो बहुत ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे देश का भविष्य टिका होता है। तो जो लोग इनको पैसा देते हैं तो कम से कम वो एक तरह से लॉबिंग करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमने तो आपको पैसा दिया था, अब आप हमारे फेवर की पॉलिसीज अपनाएं। तो इसलिए कम से कम जनता को पता तो होना चाहिए कि कहां कहां से इनको पैसा मिला है। अब देखिए एक और बात आती है स्टेट फंडिंग की। हमने आर्टिकल पढ़ा था लाइव मिंट का, आपको याद होगा, रिवीजन कर लेते हैं उसकी जल्दी से। लाइव मिंट के आर्टिकल में यह कहा था कि देखिए स्टेट फंडिंग काफी जरूरत है। उन्होंने कहा था कि जो मपलेड की स्कीम है या फिर एमएलए लेड की स्कीम है उसको बंद कर दिया जाए और उसका पैसा यूज किया जाए स्टेट फंडिंग में, और इस तरह से, और जो वो पैसा यूज किया जाए वो पॉलिटिकल पार्टीज को ना देकर वो कैंडिडेट्स को दिया जाए। एक तरह से ऐसे स्टेट फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। इसके अलावा वो उन्होंने यह भी कहा था कि बाद में जो पैसा वो जनता से भी ले सकें, लेकिन चाहे वो 1 रुपया हो या 20,000 से ज्यादा हो, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनको सोर्स बताना पड़ेगा कि कहां से आपका पैसा आया। ऐसा कुछ पिछला आर्टिकल कह रहा था। तो अब ये कुछ और वे फॉरवर्ड कहते हैं। एक तो जैसे ये कहते हैं पहला कि स्टेट फंडिंग आ जाए, दूसरे कहते हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी की आवश्यकता है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करेगा, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट्स को स्क्रूटिनाइज करेगा कि कहां कहां से पैसा मिल रहा है, कहां कहां से नहीं मिल रहा, मॉनिटरिंग करेगा सारी चीज़ों को और स्क्रूटिनाइज करेगा। लास्ट में कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, तभी अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में, तभी हमारी जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है हमारी गवर्नेंस का वो मेंटेन रहेगा। तो ये 3-4 सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं जब पॉलिटिकल फंडिंग की इसके कुछ वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशंस देने की बात हो। अब ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, फिर दोनों पॉइंट्स हमारे ऐड हो जाएंगे कि पब्लिक फंडिंग के भी फायदे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक फंडिंग को बंद कर दिया जाना चाहिए, तो पब्लिक फंडिंग के भी कुछ फायदे हैं। नेगेटिव हमने डिस्कस कर लिए, क्या क्या नेगेटिव होते हैं, देखिए किस प्रकार से वो लॉबिंग होती है बाद में। अब कुछ पक्ष के पॉइंट, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर ग्रास रूट से पैसे मिलेंगे तो एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब कुछ जनता भी कुछ एक तरह से अपनी हिस्सेदारी महसूस करेगी कि हमारा भी कुछ योगदान है इस पॉलिटिकल पार्टी को जिताने में, यानी सरकार को बनाने में। तो ग्रास रूट्स लेवल से इंपावरमेंट भी आती है और एजेंडा भी मिलता है इनको। अब जो लोग देखिए ग्रास रूट्स लेवल वाले पैसे देंगे वो तो कहेंगे ना कि आप इस तरह की पॉलिसीज अपनाइए। तो एक तो देखिए कोई एक कॉर्पोरेट ग्रुप ने दिए कुछ, मान लीजिए 50-100 करोड़ दे दिए उसने, और एक जो ग्रास रूट लेवल से जो हमारे जैसे लोग हैं और वो ले देखिए जो बिल्कुल ऐसे रुपए दे, 100 रुपए करके दें या फिर 1,000 रुपए करके दें, तो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी जब बहुत सारे लोग देंगे 1,000 रुपए करके और तब जाके 50 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। और उसके बाद में यह कहता है कि जब देखिए उनको पता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि पैसा तो लोगों ने देना है, तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म भी कम आएगा। कि पहले क्या होता था, जैसे बाद में वो लॉबिंग होती है तो किसी पॉलिटिकल ग्रुप को, बिजनेस ग्रुप को फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि इनको पता है कि फ्यूचर में भी इनसे पैसे लेने हैं। लेकिन अगर जनता से पैसे लेंगे तो इस प्रकार का नेपोटिज्म या फिर फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। और यह भी होएगा कि देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए टाटा और अंबानी में कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, तो टाटा ने बीजेपी को पैसे दिए, तो
कांग्रेस नाराज हो जाएगी टाटा से। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कांग्रेस कहेगी, आप टाटा को कहेगी आपने तो बीजेपी को पैसे दिए दिए थे। तो अब वो सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ऐसी पॉलिसीज अपनाएगी कि जिससे टाटा कंपनी को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर देखिए अब जनता से पैसे लेंगे तो इस तरह का जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनीज को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी सरकार नहीं चलाएगी। तो ये 6-7 पॉइंट है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अगला जो है, एक ग्लोबल मार्च चला है ट्रंप के खिलाफ में। ट्रंप ने जो अब सत्ता संभाल ली है वहाँ पे उसके विरोध में ग्लोबल मार्च चल रहा है। तो देखिए शुरुआत तो इसकी वुमेन मार्च कह के हुई थी, लेकिन अब ये बहुत सारे इश्यूज इसमें इंक्लूड हो गए हैं। काफ़ी सारे लोग, 5 लाख लोग ग्लोबल मार्च में शामिल हुए वाशिंगटन डीसी में शनिवार को जब ट्रंप ने सत्ता संभाली। तो देखिए ये वैसे तो देखिए आप कह सकते हैं वुमेन इशू से को लेकर स्टार्टिंग था, जिस प्रकार से एक तरह से काफ़ी आरोप लगे थे ट्रंप पे कि वुमेन को लेकर उनके जो विचार हैं वो एक तरह से सही नहीं है। लेकिन अब इसमें और बहुत सारे इश्यूज, जैसे कि ट्रंप ने इमिग्रेंट्स के खिलाफ में बोला, मुस्लिम्स के खिलाफ में बोला, और बहुत सारे जो रिलीजियस फेथ्स हैं उनके खिलाफ के लोग, उनके लोग इस ग्लोबल मार्च में शामिल हुए। और भी कई सेक्शंस जैसे कि LGBTQIA और ब्लैक एंड ब्राउन पीपल और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असोल्ट, तो ये सारे जो लोग हैं ये इस ग्लोबल मार्च में शामिल हुए। और ये जो ग्लोबल मार्च है एक बोल्ड मैसेज दे के जाता है, और ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। उस दिन जिस दिन ट्रंप ने सत्ता संभाली 673 मार्चेस हुए पूरे वर्ल्ड में। और उसमें से देखिए उन्होंने क्वेश्चन किया, मतलब ट्रंप ने जब ये मार्च हुआ तो ट्रंप ने इस पूरे मूवमेंट की लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन उठाया। और ट्रंप का देखिए जो स्टैंड है अबॉर्शन पे, या फिर उनके कमेंट मान लीजिए ट्रंप के सेक्सुअल असॉल्ट पे, या फिर जो भी वुमेन राइट्स को लेकर उनके जो विचार हैं, तो इस तरह के जो पोस्टर हैं उस मार्च में देखने को मिले कि ऐसे भी कि जो ब्लैक लाइव्स हैं वो भी मैटर करते हैं, क्योंकि जो ट्रंप के विचार हैं उन पर आरोप लगा कि वो ब्लैक लोगों के खिलाफ में है अमेरिका में। तो इस तरह के पोस्टर्स और इस्लामोफोबिया की जो बात करते हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ में ये प्रोटेस्ट था। और उसके बाद में क्लाइमेट चेंज की भी बात कही गई, जिस प्रकार से ट्रंप ने कहा था कि मैं आऊँगा तो क्लाइमेट जो पेरिस क्लाइमेट चेंज था उसको निरस्त कर दूंगा। तो कहने का मतलब किस लिए था ये ग्लोबल मार्च? तो एक तरह से जो ये ग्लोबल मार्च था वो था इंटॉलरेंस के खिलाफ में और प्रिजुडाइज के खिलाफ में। और इसकी टाइमिंग थी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टाइमिंग कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए ब्रिटेन एग्जिट हुआ रेफरेंडम के थ्रू यूरोपियन यूनियन से। वो ऐसा कहा जा रहा था कि वो एक राइट विंग का स्टेप था, मतलब राइट विंग का जो इमोशंस है जनता में एक तरफ से उनका उभार हुआ और ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। और वही ऐसा ही कुछ हुआ यूएस इलेक्शंस में। जब ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से तब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा सिर्फ एक इंसिडेंस है। लेकिन आज जब यूएस इलेक्शंस में ट्रंप जीत चुके हैं, यानी राइट विंग आइडियोलॉजी की जीत हुई है अमेरिका में, और ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि आप फ्रांस का सीन ले लीजिए। फ्रांस में जो मेरीना ले पेन है, ये भी अब देखिए एक तरह से जीते या ना जीते लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रेसिडेंट की रेस में शामिल हैं ये। और जर्मनी में भी देख लीजिए जो ये जो लीडर हैं ड्यूच स्करलैंड, जो इनके लीडर हैं जर्मनी में, ये भी पहले इनको 12% वोट आए थे पिछले इलेक्शन में, राइट विंग के लीडर हैं, और आज ये भी काफ़ी ऊपर, इनका एक तरह से पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो विश्व के काफ़ी कंट्रीज़ में अब राइट विंग जो आइडियोलॉजी है उनकी एक तरह से लहर सी आ पड़ी है। और आर्टिकल के हिसाब से सबसे जो चिंता का विषय वो ये है कि जो राइट विंग्स हैं उनमें आपस में एक गठबंधन भी देखने को मिल रहा है। ये कहते हैं कि देखिए जो राइट विंग ग्रुप्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई यूरोप में, जर्मन सिटी है कोबलेंस, यहाँ पर इनकी मीटिंग हुई। और यहाँ पे जो फ्रांस की लीडर है ले पेन, इन्होंने बोला और इन्होंने कहा कि 2017 का जो साल है वो ईयर ऑफ पैट्रियोट्स होएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट और राइट के बारे में बता देता हूँ, जनरल कंटेक्स्ट में बताता हूँ ताकि आपको बिल्कुल थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। लेफ्ट के जो लोग हैं ना वो हमेशा मार्जिनलाइज सेक्शंस की आवाज़ उठाते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन या फिर जो गिरे तबके के लोग हैं। और जो राइट विंग के लोग हैं ऐसा नहीं है कि वो गिरे तबके के लोगों की आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन वो देश की आवाज़ ज़्यादा उठाते हैं, नेशनलिज्म ज़्यादा करते हैं वो, मतलब हमारा देश सबसे ऊपर, ह्यूमैनिटी को इतनी तवज्जो नहीं देते राइट विंग के लोग। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ इसके कैसे। जैसे यूरोप के कंट्रीज़ में माइग्रेशन आ रहा था, सीरिया से लोग आ रहे थे, तो जो लेफ्ट के लोग हैं वो कहेंगे कि देखिए ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, क्लासलेस लोग, पूरा वर्ल्ड में ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, तो यूरोप में इनको आने देना चाहिए। लेकिन नेशनलिस्ट जो लोग हैं राइट विंग के वो कहेंगे नहीं, हमारे देश में नहीं आना, वो अपने देश को तवज्जो देते हैं। ट्रंप है जैसे, ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रंप कहते हैं ब्लैक्स लाइफ मैटर नहीं करती, या फिर वो मैटर नहीं करते जो मुस्लिम्स को मैं नहीं आने दूंगा। वो राइट विंग के लीडर हैं, वो अपने देश को तवज्जो देते हैं। और लेफ्ट के लोग क्या होते हैं? वो एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं, वो एक तरह से मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की आवाज़ उठाते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट है।
वैसे इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट तो काफ़ी लंबी कहानी है, उस डायरेक्शन में आप मत जाइएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन राइट विंग के होते हैं, वो क्या करते हैं, राइट विंग लेफ्ट वाले क्या करते हैं। तो अब देख लीजिए, अब ये जो साल था 2015 में एक वुमेन इक्वालिटी पार्टी की घोषणा की गई थी, वहां बनाई गई थी, ताकि वुमेन्स को इक्वल पे मिल सके और वुमेन के राइट्स को उठाया जा सके। ना सिर्फ इक्वल पे बल्कि अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, गर्ल एजुकेशन। और इनका कहना था कि अब ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से तो वुमेन की कंडीशन पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो वुमेन को काफी तरह के राइट्स की गारंटी दे रहा था। अब तो ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, तो आप किस प्रकार के राइट्स दोगे वुमेन को। तो उसके बाद में आता है, देखिए ये है, एक मूवमेंट चली थी ग्लोबल ऑक्यूपाई मूवमेंट। यहाँ पे देख लीजिए ग्लोबल ऑक्यूपाई मूवमेंट थी क्या, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखिए 2011 में ये चली थी और न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट को कैप्चर करने की बात कही गई थी। कैप्चर ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो है। और ये देखिए ये वहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी के खिलाफ में चली थी, और इसलिए चली थी कि जो पूरे वर्ल्ड में जो असमानताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और उसको पाटा जाए। और जो पॉलिसीज़ हैं वर्ल्ड कंट्रीज़ की, या फिर जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो सब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी पूरा का पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मूवमेंट चली थी ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि आज उसी तरह की ये मूवमेंट है। लेकिन एक बात यहाँ पे कहनी होगी या फिर उल्लेखनीय है कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जैसी ये ग्लोबल मूवमेंट्स हैं, एक टाइम के बाद में ये फेड हो गई थी, यानी डिम हो गई थी। और उसके बाद में जो लोग अब ये ग्लोबल मार्च मूवमेंट चला रहे हैं, उनको भी इस बात का अंदाजा है कि इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, ग्लोबल मूवमेंट्स, वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। इसलिए उन्होंने कुछ एक्शंस लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों के अंदर में, यानी 100 दिनों के अंदर में 10 एक्शंस लिए जाएंगे। और पहला एक्शन उन्होंने ले लिया है। उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेचर्स हैं वो इस जो बढ़ती हुई इंटॉलरेंस है इसके रिगार्डिंग में अपने अपने जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको लेटर लिखेंगे। तो ये पूरा ये आर्टिकल था, तो आप इसे यूज कर सकते हो वर्ल्ड मूवमेंट्स के तौर पे, या फिर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए तो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी नहीं दिया इस पर। अगला जो आर्टिकल है वो वेस्ट और रशिया से रिलेटेड है। किस प्रकार जो वेस्ट पर्टिकुलरली मतलब यूएसए किस प्रकार के से रशिया को दबाकर रखना चाहता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी आपने देखा होगा, ये पुतिन है। पुतिन को इस पिक्चर में दिखाया गया है हिटलर के तौर पे। हिटलर की देखिए आप जैसे बाल देख लीजिए या फिर मूंछ देख लीजिए। और उसके बाद में आपको हमेशा ऐसा लगेगा जब भी आप वेस्टर्न मीडिया की न्यूज़ पढ़ोगे तो पुतिन को एक तरह से राक्षस की तरह या डिमोन की तरह दिखाया जाता है। और इसका पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है, इस आर्टिकल में आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा। बैकग्राउंड देखो तो देखो, रशिया के खिलाफ में यूएस ने हाल फिलहाल में काफ़ी सारे एक्शंस लिए। यूक्रेन इशू के बाद में इनको G8 से सस्पेंड कर दिया गया, G8 घटकर G7 रह गया। और अभी जो रशिया के डिप्लोमेट्स हैं उनको भी एक्सपेल किया गया यूएस से। और अभी लीक की भी बात सामने आई, किस प्रकार से रशिया ने लीक करवाया और इन्फॉर्मेशन लीक करवाई, और ऊपर से इलेक्शन उनके थे वो उनमें मैनिपुलेट किए गए। और अब एक और जो बात उठती है वो ये भी उठती है कि अब रशिया के पास में अच्छी खासी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ट्रंप के बारे में, जिससे वो ट्रंप को बाद में ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं मीडिया की और इसकी। और एक और जो बात है, कुछ मीडिया सेक्शंस जो यूएस के ऐसे हैं जो इस बात को कहते हैं कि जो रशिया की मीडिया हमारी डेमोक्रेसी यानी यूएस की डेमोक्रेसी के बारे में गलत धारणा फैलाती है, तो इन पर रोक लगाई जाए या फिर इन पर एक्शन लिया जाए। तो देखिए सिचुएशन कैसी आ गई है आज। ऐसा देश अमेरिका जो हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, वो मीडिया के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहा है। तो अब क्वेश्चन सबसे बड़ा यही उठता है कि रशिया को एक डिमोनाइज मतलब कुछ भी कह लीजिए आप, पिशाच, शैतान, राक्षस, गोश्त, काफ़ी प्रायवाची हो गई, कुछ भी कह लीजिए, तो क्यों दिखाता है रशिया को इस तरह से। तो कोर मोटिवेशन तो सबसे पहले यही है कि देखिए अमेरिका अपनी सुपरमेसी को मेंटेन करके रखना चाहता था, इसीलिए उसने रशिया को दबाया। और 1990 से 2000 के बीच में जो रशिया की रिसर्जेंस होने वाली थी, 1990 से 2000 के बीच में, देखिए 1990 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में उसकी कमान संभाली रशिया ने। 15 टुकड़े हुए थे यूएसएसआर के, सबसे बड़ा और मेन टुकड़ा था रशिया। तो रशिया ने सोचा कि हम दोबारा से अपने देश को रीअसर्ट करेंगे यूएसएसआर की तरह। यूएसएसआर एक बराबरी का देश था यूएसए का, लेकिन बाद में यूएसए ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया रशिया को, तो रशिया ने रीअसर्ट करना स्टार्ट किया अपने आप को और उसी को दबाना स्टार्ट किया यूएसए ने इसके साथ साथ अपने सुपर पावर की जो स्टेटस था उसको मेंटेन करने के लिए यूरोप के एम्बिशंस को भी दबाया, और उन्होंने कभी दोस्ती नहीं होने दी। रशिया देख लिए यूरोप का देश है, आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है रशिया। फिर भी देख लीजिए यूरोप और रशिया के बीच में बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है, बल्कि लड़ाई है, क्योंकि यूएस के इंटरेस्ट ही इस चीज़ में थे कि इनकी आपस में बीच में लड़ाई रहे। और इवन नाटो भी देख लीजिए, नाटो हालांकि नाटो का पर्पज ही खत्म हो गया
यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद में, लेकिन फिर भी आज भी नाटो है। क्यों? क्योंकि इसी से वो रशिया को दबा के रखना चाहते हैं। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपनी सुपरमेसी मेंटेन करने के लिए यूएस ने किए, जैसे इराक में वार किया, जॉर्जिया और यूक्रेन में मूवमेंट चलवाई रशिया के खिलाफ में, और इवन जो एक ऐसा नरेटिव तैयार किया वर्ल्ड में कि रशिया जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाना चाहता है, जिसकी सच्चाई हालांकि सब्जेक्टिव है। आगे देख लीजिए रशिया ने देखिए जब क्रीमिया को कैप्चर किया, तब ये बात किसी ने नहीं उठाई कि रशिया ने क्रीमिया को क्यों कैप्चर किया, क्योंकि नाटो की जो मिसाइल्स थी वो तैनात होना चाहती थी ब्लैक सी में, और रशिया इस बात को कैसे मेंटेन कर सकता था, क्योंकि ये तो उनकी एग्जिस्टेंस पर ही एक तरह से खतरा हो जाता। उसके बाद में देखिए मलेशिया का ये प्लेन गिरा था यूक्रेन में, और इसका आरोप भी लगा रशिया पर कि उन्होंने गिराया है। हालांकि किसी ने इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, उसमें रशिया को इंक्लूड नहीं किया, ना ही रशिया को किसी ने मतलब उनके डिनाइल को माना कि रशिया ने कहा था नहीं हमने नहीं गिराया, आप हमारी बात मान लीजिए। ऊपर उसके बाद में देख लीजिए आप, वेस्ट की मीडिया ऐसा दिखाती है कि जैसे रशिया की इकोनॉमी तो वो तो है बिल्कुल डूबने वाली है, और जबकि ऐसा है नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि आईएमएफ ने भी कहा है कि जो रशिया की इकोनॉमी है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऊपर से वेस्टर्न मीडिया यह भी दिखाती है कि जो पुतिन है वो तो उनकी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है देश के अंदर में, जबकि इनके खुद के जो वेस्टर्न की कई न्यूज एजेंसीज हैं उनके सर्वे कहते हैं कि 80% जो अडल्ट है रशिया के अंदर में वो पुतिन को सपोर्ट करते हैं। और जबकि ये बात जब सामने आ जाती है फैक्ट के तौर पे, तो फिर अमेरिका की जो या फिर वेस्ट की जो मीडिया एजेंसीज है वो कहती हैं कि उन लोगों का इंडोक्ट्रिनेशन या फिर माइंड वॉश हुआ है, इसलिए वो इस बात को कहते हैं। ये देख लीजिए आप किस प्रकार से रशिया को खतरा है। यहाँ पे रशिया है और उनके बिल्कुल देख लीजिए कितने नाटो के बेस हैं, हर पूरे रशिया को घेर रखा है, हर रीजन में देख लीजिए आप। तो एक तरह से ये प्रोपगेंडा वार चलाते हैं, जैसे कोल्ड वार के दौरान होता था ना, पब्लिक डिप्लोमेसी में वार चलता था या फिर सॉफ्ट पावर को लेकर वार चलता था। तो रशिया की जो सॉफ्ट पावर है, उसको सॉफ्ट पावर तो छोड़ लीजिए आप, बिल्कुल पावर यहाँ पे जो एक तरह से इमेज खराब कर दी गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर में कि रशिया अच्छा कंट्री नहीं है। सोशल मीडिया को भी डिप्लॉय किया गया है रशिया की इमेज को खराब करने के लिए। तो कोल्ड वार जैसा वार चल रहा है यहाँ पे, और वेस्टर्न कंट्रीज ने छेड़ा हुआ है, स्पेसिफिकली यूएस ने रशिया के खिलाफ में। देखिए हर एक जो नरेटिव होता है या फिर व्यू होता है उसका काउंटर व्यू या फिर काउंटर नरेटिव भी होता है, और जबकि जो सच होता है वो दोनों के बीच में लाई करता है। यानी अब देखिए बात एग्जांपल के तौर पे देखें तो अब देखिए यह आरोप लगता है कि रशिया ने हैकिंग करवाई यूएस के अंदर में। क्या यूएस हैकिंग नहीं करवाता? यूएस ने तो बहुत सारी कंट्रीज में हैकिंग करवाई है, जर्मनी मान लीजिए, फ्रांस मान लीजिए, ब्राजील मान लीजिए। हाल के देशों में ये सब न्यूज देखने को आई कि ये तीनों लीडर ने अपनी नाराजगी भी जाहिर करी यूएस के खिलाफ में कि आप हैकिंग करवाते हो और आप हमारे देश की जो इंफॉर्मेशन है वो चोरते हो, इस तरह की बात इन्होंने कही। उसके बाद में चाइना जो है ये कहते हैं कि अब असली जो थ्रेट है वो रशिया नहीं है, असली थ्रेट है चाइना, बल्कि अब यूएस के पास में ऐसा मौका है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विजडम इसी बात में है, समझदारी इसी बात में भी होती है कि जब कोई नई सुपर पावर बन के आती है तो उसको कैसे टैकल किया जाए। उसको टैकल किया जाए कि आप जो छोटी पावर्स हैं उनके साथ में दोस्ती कर लें। तो अब यूएस को क्या करना चाहिए? यूएस को छोटी पावर्स जैसे कि रशिया या फिर यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं उनके साथ में दोस्ती करके चाइना को काउंटर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यूएस की, और उसमें एक बात से ये भी जाहिर होता है कि ऐसा करने में कई जो है प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? देखिए जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ की यूएस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अब नाटो को स्ट्रेंथ किया जा रहा है, या फिर वहाँ के यूरोप में मिसाइल को डिप्लॉय किया जा रहा है, या फिर एशिया में जो कन्फ्लिक्ट है उसमें यूएस पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन सब में फायदा किसका है? इन सब में फायदा जो है वो यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री का है, जो बहुत ज़्यादा लॉबिंग करती है यूएस को कि इस तरह की पॉलिसीज आप अपनाइए ताकि कन्फ्लिक्ट बढ़े और ताकि रशिया के साथ हमारी दोस्ती हो ही ना। और उसके बाद में आप ये भी मान लीजिए जो ये यूएस के कॉर्पोरेट ग्रुप हैं, यूएस के कॉर्पोरेट ग्रुप का जो है फायदा बहुत ज़्यादा है अगर उनके रिलेशंस अच्छे रहें चाइना के साथ में। तो इसीलिए ये भी कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना से यूएस की लड़ाई हो और रशिया से इनकी दोस्ती बढ़े, इसलिए वो भी लॉबिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो इनके डोमेस्टिक जो है सेक्शंस है वो ही नहीं चाहते कि रशिया के साथ में इनके यूएस के रिलेशंस अच्छे हों और चाइना के साथ में इनके जो रिलेशंस हैं वो बेकार हों। तो डोमेस्टिक आप एक और भी एग्जांपल ये देते हैं, जैसे अभी यूएस और रशिया के रिलेशंस एकदम से अच्छे हुए थे, सीरिया पे इनकी डील हुई थी सीज फायर पे, लेकिन पेंटागन ने इस बात का विरोध किया था। और रीजनल इंटरेस्ट है, देखिए उनको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है, जैसे कि वेस्ट एशिया है उसमें सेक्टरियन जो टेंशन है, इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और चाइना और इमीडिएट जो नेबर्स हैं उनको भी एक तरह से कंसोल या फिर सांत्वना आप कह सकते हो एस्यूज करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से जो यूएस चाइना का जो स्टैंड ऑफ है उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सिक्योरिटी पे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और ग्रेट पावर्स देखिए जो सुपर पावर्स होती हैं वो सुपर पावर कैसे बनते हैं? वो सुपर पावर इस बात से बनते हैं कि कैसे वो अपनी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है
उनको एक तरह से यूज में ला के हार्नेस कर सकें, और या फिर जो अपने डोमेस्टिक प्रेशर है काफ़ी सेक्शन से, अलग अलग सेक्शन से जो डोमेस्टिक प्रेशर आता है उनको रिकॉन्साइल कर सकें और एक धागे में पिरो सकें। मतलब कुछ एक ऐसी बढ़िया पॉलिसी ला सके ताकि सारे सबका देखिए वो मान जाएं या फिर उनको एस्यूज हो जाएं। और उसके बाद में कहते हैं कि जो जो ये सुपर पावर्स होते हैं वो अपने जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप है उनको किस तरह से ऐसे एक्सपेंड करते हैं कि जिससे उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाए। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, दोबारा से आपको मैं बताता हूँ, जिससे एक ग्लोबल सुपर पावर बनता है। इस बात को आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हो कि अगर इस तरह कोई ऐसे आता है कि इंडिया बिकम सुपर पावर, तो आप इस बात को लिख सकते हो कि सुपर पावर बनने के 3 कंडीशंस होती हैं जैसे, या फिर रीजन से बनता है। एक तो अपने जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको यूज में लाए, और दूसरा जो है जो डोमेस्टिक प्रेशर्स है उनको रिकॉन्साइल करें, और तीसरा जो है अपने एक्सटर्नल रिलेशनशिप को इस तरह से मेंटेन करें कि उनका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाए। तो उसके बाद में आता है कि देखिए फिलहाल के जो यूएस इलेक्शंस हैं उसमें काफ़ी तरह के इश्यूज सामने आए यूएस के अंदर से, जैसे सोशल पोलराइजेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, जैसे गरीब वहाँ पे ब्लैक और वाइट्स के बीच की जो गैप था, और एक इकोनॉमिक डिके किस प्रकार से ये आरोप लगे कि जो अमेरिका में है जॉब्स अभी जा रही हैं, तीसरा पॉलिटिकल डिवीजन्स। तो ये चीज़ें इश्यूज थे अभी अमेरिका के, ये अमेरिका को जल्द से जल्द ये तीनों इश्यूज थे वो सुलझाने होंगे, अदरवाइज जो उनकी जो एक साख है वर्ल्ड के अंदर में, जो इनकी ग्लोबल साख है उनको बट्टा लग जाएगा। उसके बाद में आता है एक्सटर्नली वो अपने रिलेशनशिप में उनमें भी काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें डायलेमा है, जैसे अफगानिस्तान में डायलेमा है कि क्या करें, अपनी जो सेना है वापस लेके जाएं या ना जाएं। कार्नेज इन वेस्ट एशिया, जैसे कार्नेज होता है नरसंहार, वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी है, या फिर जो यूरोप है वो फ्रैक्चर्ड है, डिवाइडेड है। सलेन रशिया, सलेन का मतलब होता है उदास, रशिया जो है उसकी भी पॉलिसीज यूएस की तरफ उदासीन है। और यह है ट्रुकुलेंट, ट्रुकुलेंट होता है चाइना, लड़ाकू चाइना। तो ये इस प्रकार से जो पॉलिसीज फेस कर रहा है यूएस अभी, मतलब जैसे जो चाइना लड़ाकू पॉलिसीज अपनाए हुए है, रशिया उदासीन पॉलिसी अपनाए हुए है, तो ये सारी पॉलिसीज हैं। ऊपर के बाद में कहते हैं कि देखिए ट्रंप ने प्रॉमिस तो किया है वो एक यूनिक स्टाइल अपनाएंगे और अमेरिका को आगे लेके जाएंगे, अमेरिका फर्स्ट। लेकिन कितना देखिए वो सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते वो तो बात की बात है। लेकिन बात यही है कि अभी यूएस किस प्रकार से इस सिचुएशन को हैंडल करता है आने वाले 10 साल में पता लग जाएगा। अगर वो अच्छे से मेंटेन कर पाता है तो उनका जो ग्लोबल सुपर पावर का वो स्टेटस है मेंटेन करेगा, नहीं तो अदरवाइज एक दूसरी पावर चाइना एक ग्लोबल सुपर पावर का दर्जा यू कैन से दैट अपने आप को इस्टेब्लिश करने में तैयार है। तो ये पूरा आर्टिकल है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने पॉइंट्स के अंदर में। हाँ एक बात मैं बताऊं, अब इस पे भी देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, यूएस या फिर रशिया के रिलेशंस पे यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन कम से कम कभी नहीं आएगा। लेकिन अब ये पूरा सिनेरियो है, वो अब आने वाले में जो आर्टिकल्स आएंगे हमें आसानी होगी। और दूसरा एक नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है वो वुमेन एम्पावरमेंट से है, काफी इंपॉर्टेंट है ये ऐसे के लिए, काफी सारे पॉइंट्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2016 का ऐसे है, 2016 यूपीएससी मेंस का एक ऐसे है, तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स यूज किए जा सकते हैं इस ऐसे के लिए। स्त्री पुरुष के समान साक्षरों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। तो इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट इंजेंडर्ड इट इज़ इंडेंजर्ड। तो ये ऐसे आया था। क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट मर्ली अबाउट वुमेन बिकमिंग रेसलर्स। कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ वुमेन्स रेसलर बन जाएंगे तो वुमेन की एम्पावरमेंट नहीं होगी। वुमेन की एम्पावरमेंट कब होगी, जब एक तरह से जो रोल्स हैं वो रीडिफाइन होंगे, कि जिस प्रकार से आज जो महिलाएं हैं घर का काम करती हैं, और यानी रोल रीडिफाइन होना चाहिए कि घर का काम सिर्फ महिलाओं को नहीं, मेल्स को भी घर का काम करना चाहिए। इस मतलब ये पूरी बात है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। समझा दिया क्वेश्चन। दंगल फिल्म से इस आर्टिकल की शुरुआत हो रही है। ये कहते हैं कि देखिए दंगल फिल्म में एक अच्छी फिल्म है और वुमेन एम्पावरमेंट यानी वुमेन के इश्यूज़ को इसमें उठाया गया है, और किस प्रकार से यह दिखाया गया कि जो वुमेन है हमारे समाज के अंदर उनकी सर्विलेंस होती है, या फिर उनको अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे तो उनको ऐसा कहा जाता है कि शर्म की बात है। तो और उसके अलावा इस मूवी में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं, जैसे कि एक सीन में महावीर फोगाट जो हैं वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि आज के बाद में जो बेटियां हैं वो चूल्हा चक्का वाला काम नहीं करेंगी। लेकिन अब चूल्हा चक्का वाला काम वो होता है हाउस होल्ड वर्क, जैसे वो रोटी वगैरह बनाना। तो देखिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो चूल्हा चक्का वाला काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा। अब वो काम महावीर फोगाट तो करेंगे नहीं, आखिरकार किसको पड़ेगा, जो महावीर फोगाट की जो वाइफ है उनको करना पड़ेगा, लेकिन करेंगी तो वुमन ही ना। यही तो क्वेश्चन है, इसी का आंसर अब इस आर्टिकल में है। अब देखिए वही बात है कि वो काम आखिरकार करेगा कौन। और हाउस होल्ड वर्क माने तो हम ये सारे काम हाउस होल्ड वर्क में आते हैं, खाना बनाना, क्लीनिंग, और जैसे कई जहाँ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता तो दूर दराज के इलाकों से पानी लेकर आना, और चिल्ड्रंस की केयर करना, या फिर बीमार या फिर हमारे जो एल्डर्स बूढ़े होते हैं घर में उनकी केयर करना, ये सारे काम वुमेन्स करती हैं। और ये अनपेड केयर
है, मतलब जीडीपी में शामिल नहीं होता और इसका कोई पैसा नहीं मिलता, यानी एक तरह से इसको तो सिर्फ ड्यूटी कह के मान लिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि असली जो काम है वो तो मैन करते हैं जो पैसा कमा के लाते हैं, और ये काम तो काम ही नहीं है। इस प्रकार से आप देख लीजिए कितने मतलब वुमेन के काम को नाइग्रेट किया जाता है, डीनाइग्रेट किया जाता है। और वुमेन्स देखिए वुमेन्स की जो लिबरेशन है वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप जो डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताता हूँ। देखिए पुराने टाइम में जब आदि मानव का टाइम था, जब मैरिज का इंस्टीट्यूशन नया नया आया था, यानी मैरिज की शुरुआत, अब देखिए पुराने टाइम में आदि मानव के टाइम में मैरिज तो नहीं होती थी ना, जब मैरिज की शुरुआत हुई थी शादी होने की, तब क्या हुआ, अब नेचर ने बनाया ऐसे, या नेचर के रूल के अनुसार जो जैसे रिप्रोडक्टिव जो पावर है वो वुमन के पास में है, तो बच्चे के जन्म के बाद में यह डिसाइड किया गया कि बच्चे की केयर करने के लिए अब वुमन को घर रहने की आवश्यकता है। तो दोनों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ, यानी मैन ने वुमन को कहा कि देखिए ठीक है, आपको बच्चे की केयर करनी है, आप घर रह लीजिए, आपका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और हम क्या करेंगे, हम बाहर से खाना लेकर आएंगे। तो बाद में देखिए यही सिस्टम डेवलप हो गया पूरा अब, यानी जो पब्लिक काम है वो मेल करता है और जो प्राइवेट काम यानी घर के काम है वो फीमेल करती है। ये इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, पब्लिक और प्राइवेट का जो डिवीजन है। वैसे तो और भी काफी सारी डायमेंशंस इसमें है, लेकिन फिलहाल आप डिवीजन ऑफ लेबर से इसी बात को समझिए। अब देखिए, और ये पब्लिक और प्राइवेट जो बाइनरी है, वही बात है कि कैसे जो महिलाएं हैं वो इस जो पब्लिक और प्राइवेट के जो बाइनरी डिवाइड किया गया है उससे बाहर आएंगी, क्योंकि देखिए सारा जो वर्ल्ड में रूल बनाए गए हैं मैन के द्वारा, उनको कंपीट करना है मैन से, और वर्ल्ड के जो रूल्स है वो भी मैन द्वारा बनाए गए हैं, तो बाइस्ड रूल्स है वर्ल्ड के, तो वो यहां से बाहर निकल पाने में सक्षम होंगी नहीं। एक एग्जाम्पल भी देते हैं इस बात से, ये देखिए कि जो मैन को प्रॉब्लम है इस बात से नहीं है कि अगर लड़कियां स्पोर्ट्स में या फिर गर्ल्स वुमेन स्पोर्ट्स में जाती हैं या फिर छोटे बाल रखती हैं या फिर अपने जो फेमिनाइन के जो फीचर्स हैं, ट्रेड्स हैं, इनको छोड़ती हैं, उनको दिक्कत इस बात से है कि अगर फीमेल स्पोर्ट्स में जाएंगी या फिर जो पब्लिक में डोमेन में आएंगी तो घर का काम कौन करेगा, ये दिक्कत है। फिर वही बात कि जो वुमन के काम को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, और यही काम असली में हमारी जो इकोनॉमी है उसको सस्टेन किए हुए है। वुमन परफॉर्म करती है 75% जो वर्क का, अनपेड केयर इसको कहा जाता है, अनपेड वर्क, यानी पूरे वर्ल्ड का 75% वुमन करती हैं, और मैन से ये 10 से 12 गुना ज़्यादा अनपेड केयर काम करती है, यानी मैन सिर्फ यू कैन से 10 गुना कम काम करते हैं वुमन से, जिसे कहा जाता है अनपेड केयर वर्क, मतलब एक ऐसा केयर वर्क जिसका कोई पैसा नहीं दिया जाता, घर का काम। और एक रिपोर्ट है, ये नाम तो मत याद रखिएगा, वैसे आप यूज कर सको तो कहीं फैक्ट, आप एक काम कीजिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके लिए एक छोटी डायरी बना सकते हो, क्योंकि ये जो फैक्ट्स होते हैं सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए होते हैं। नहीं लिखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन लिखोगे तो बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए 63% जो जीडीपी है हमारी इसी में है, जो अनपेड केयर वर्क है, और स्वीडन की है 40%। तो आप खुद देख लीजिए कितना ज़्यादा परसेंटेज जीडीपी वुमन के अनपेड केयर वर्क पे डिपेंड करता है। और एक तरह से अगर वुमन इसको करते हुए, यानी घर का काम करते करते साथ साथ अगर वो बाहर में भी अगर एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो उन पर डबल बर्डन आता है। तो ये कीवर्ड है, कीवर्ड याद रखिएगा, डबल बर्डन। डबल बर्डन ये होता है कि जब वुमन दोनों काम करती है, घर का काम भी उनको करना पड़ता है और बाहर नौकरी भी उनको करनी पड़ती है। तो आगे ये है कि देखिए डेवलपिंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो लेबर फोर्स है वो वुमन है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और 60% है, हाफ है ये डेवलपिंग वर्ल्ड में, और 60% है एशिया और अफ्रीका में। और 20 सिर्फ देखिए लेबर इतनी ज़्यादा है वुमन की एग्रीकल्चर के फील्ड में, लेकिन लैंड की जो मालिक है वुमन वो है सिर्फ 20% वुमन लैंड की मालिक हैं। और 60% जो वर्ल्ड है उसमें से जो भूखे रह जाते हैं उसमें 60% जो है वो वुमन और गर्ल्स हैं। ये तो एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट में भी सामने आया था कि अगर वुमेन के पास में भी उतने ही रिसोर्सेज हों जितने मैन के पास में है तो आज हमारे पूरे वर्ल्ड में 150 मिलियंस कम भूखे लोग होंगे। अमर्त्य सेन ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि अगर आपको पूरी ह्यूमैनिटी की डेवलपमेंट को, यानी हमारे समाज की डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको वुमन को एम्पावर करना होगा। तो अभी इसलिए वुमन को जरूरत है कि सभी एरिनाज में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, ना सिर्फ स्पोर्ट्स में। और स्पोर्ट तो देखिए काफ़ी अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वुमन की एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन फिलहाल अभी भी इसमें काफ़ी सारे पैराडॉक्स हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स में भी कुछ आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स को कमोडिफिकेशन के तौर पे माना जाता है, यानी सेक्सुअलाइजेशन ऑफ वुमन का है वो बहुत ज़्यादा होता है स्पोर्ट्स में भी। जैसे कुछ रूल्स हम स्पोर्ट्स में अपनाते हैं कि वुमेन्स को ये काम नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर में ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो अब स्पोर्ट्स में जब वो शामिल हो ही गई है एथलीट की तौर पे, तो क्या मेल क्या फीमेल, तो सिर्फ एक एथलीट होना चाहिए। मेल और फीमेल की डेफिनेशन तो खत्म ही होनी चाहिए कम से कम एथलेटिक्स के अंदर में।
उसके बाद में आता है एक एंकर के तौर पे कि देखिए, जब वुमेन की कंडीशन को सुधारना है तो सिर्फ बातों से काम चलेगा नहीं, एक उनके जो मटेरियल फाउंडेशन है, यानी हमारे जो फाउंडेशन है समाज के, उनमें चेंज की आवश्यकता है। और यह बात जब कही जाती है कि जो प्राइवेट स्फेयर का काम है उसमें वुमेन करेंगी, और जब वो पब्लिक स्फेयर में शामिल होंगी, जब वुमेन प्राइवेट स्फेयर को छोड़ के अगर पब्लिक स्फेयर में शामिल होती हैं, तो कहने का मतलब है घर का काम छोड़ के जब बाहर एम्प्लॉयमेंट लेती है तो भी उनको काफ़ी कम वेजेस दिए जाते हैं। तो और भी देख लीजिए कितना वो आता है। तो उसके बाद वे फॉरवर्ड में ये आता है कि इस बात से काम चलेगा नहीं। मतलब आप देखिए, कुछ महिलाएं मेडल जीत के आती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इससे वुमेन की कंडीशन में सुधार नहीं आने वाला। वुमेन्स की कंडीशन सुधारने के लिए आपको पूरे जो पैट्रियार्की है या फिर जो सोशल रिलेशंस है मेल और फीमेल के बीच में, जो डिवीजन ऑफ पावर है, उसको चेंज करना पड़ेगा। यानी घर का काम सिर्फ महिलाएं क्यों करें, जो मेन है उसको भी घर का काम करना पड़ेगा। और जो फीमेल्स है उनकी जो पार्टिसिपेशन है बाहर, यानी जो ये देखिए जो लेबर में पार्टिसिपेशन, यानी पब्लिक डोमेन में जो वर्क है यानी जॉब्स हैं, उनमें जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारा जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर के अंदर में, वो बल्कि घट गया है। 31% था 2004 में, जबकि ये बढ़ना चाहिए आज, लेकिन घट कर 24% रह गया है 2011 में। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हमारा स्थान है 11वां। तो अगला जो आर्टिकल है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। क्वेश्चन ये है, देख लीजिएगा, एक जो चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, कंटेक्स्ट भी यही है, उसकी रिपोर्ट को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए ये रिपोर्ट जो है काफ़ी प्राग्मेटिक है, लेकिन कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाती है। कैरेट एंड स्टिक आपको याद होगा कि स्पेक्ट्रम में अंग्रेज अपनाते थे जब उनको एक तरह से स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करनी होती थी। कैरेट एंड स्टिक स्टेटस को वो लाना चाहते थे हमारे देश के अंदर में कि ब्रिटिश ही राज करते रहें, कि वो जो मॉडरेट्स हैं उनको एक तरह से वो कैरेट यानी गाजर देते थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको वो स्टिक मारते थे। तो ये होती है कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी। तो वही पॉलिसी अपनाई है चंद्रबाबू नायडू ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में, जो कमेटी थी डिजिटलाइजेशन लाने के लिए। तो ये कहते हैं कि देखिए, इस कमेटी की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना होगा। आपने काफ़ी सारी पेनल्टीज़ की बात कही गई है कि जो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं एक लेवल के बाद में उन पे एक तरह से टैक्स लगाया जाए, लेकिन उसको ये सब करने से पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा करना पड़ेगा ना। हर एक बंदे के पास में अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। जनधन अकाउंट से काम चलने वाला नहीं है। आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके जो लोग हैं वो एक दिन की छुट्टी लेके बैंक को एक्सेस करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आरबीआई कोशिश कर रहा है, पेमेंट बैंक ला रहा है या फिर स्मॉल बैंक ला रहा है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट जो लाए गए हैं उससे भी एक लेवल के बाद में फिनेंशियल इंक्लूजन जो है अभी तक नहीं आया है। और उसके बाद में आपको जो डेटा कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट है उस पर भी ध्यान देना होगा। और ना सिर्फ डाटा कनेक्टिविटी पे, बल्कि जो सिक्योरिटी है, आपको याद होगा कि 32 लाख जो डेबिट कार्ड्स हैं उनका डेटा चोरी हो गया था। तो डिजिटलाइजेशन तो हम ला रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की भी लाने की आवश्यकता है इन पूरी ट्रांजैक्शंस में। सब्सिडी भी देने की बात कही गई है कि जो सारे नॉन इनकम टैक्स एसेसीज हैं, यानी जो लोग ऐसा इनकम टैक्स नहीं भरते, उनको 1000 रुपये दिए जाएं ताकि वो स्मार्टफोन खरीद सकें। और उसके बाद में टैक्स ब्रेक्स को भी देने की बात कही गई है माइक्रो एटीएम स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन आर्टिकल कहता है कि ये सब की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तो एक चीज़ की सिर्फ, कि जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनमें आप कमी लाओ, जो सारी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।